गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी और आज के इस सेशन में 13 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है? गांधीनगर, चेन्नई, वाराणसी या फिर नागपुर? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खबरों में रहा सबराग मुवा विश्वविद्यालय किस देश में है? तो फ्रेंड्स, ये जो विश्वविद्यालय है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और ये है श्रीलंका में। याद रखेंगे आप सभी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो श्रीलंका में। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सर्वराग मुगा यूनिवर्सिटी में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए यह न्यूज में बनी हुई है। हिंदी पीठ छात्रों को भारत, इसके इतिहास और संस्कृति से परिचित कराने में मदद करेगी। तो आपको याद रखना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये किस देश में है? तो ये है श्रीलंका में। आगे डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं फ्रेंड, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका की लोकेशन। श्रीलंका में आपको याद रखना है जाफना प्रायद्वीप। जाफना जो प्रायद्वीप है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है श्रीलंका में। पाक जो जल संधि है, पाक जल संधि किसे अलग करती है? तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाक जल संधि किसे जोड़ती है, तो याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी को गल्फ खाड़ी से, यानी कि पाक खाड़ी से ये जोड़ती है। और फ्रेंड्स, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सेतु, राम सेतु के नाम से इसे हम जानते हैं। ये जो आप हाईलाइट वाला एरिया देख रहे हैं, यही है राम सेतु। तो श्रीलंका के बारे में ये आपको याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका सुर्खियों में रहा था। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है या फिर कहें मेजबानी, ये कौन करेगा? श्रीलंका। श्रीलंकाई लेखक, इनका नाम है सेहान करुणातिलक, के उपन्यास को 2022 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है और इस विमान का जो निर्माण है ना, वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसे भारत ने श्रीलंका को उपहार में दिया है। इसके अलावा याद रखेंगे श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं फ्रेंड्स, एक है कोलंबो, दूसरी याद रखेंगे श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो राजधानी की अगर बात की जाए तो ये श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा को कहते हैं श्रीलंकाई रुपया। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है श्रीलंका के बारे में, क्योंकि श्रीलंका से भारत की सीमा, जो कि जलीय सीमा है, वो लगती है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आगे डिस्कस करेंगे। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो 5G सक्षम ड्रोन है ना, इसे बनाया गया है IG ड्रोन्स के द्वारा। आइए जान लेते हैं इस ड्रोन के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी इस पिक में देख लीजिए 5G जो ड्रोन है। टेक स्टार्टअप फर्म जिसे कहते हैं IG ड्रोन ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है। नाम याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्काई वॉक।
जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। यह ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। वहीं बात की जाए आईजी ड्रोन्स की, तो ये भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण मैपिंग सुविधा प्रदान करने वाली टेक कंपनी है जिसने इस ड्रोन को बनाया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप है ड्रोन। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में ड्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, ये मानव रहित जो ड्रोन है इसका नाम है वरुण। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? केरल में। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का जो आयोजन है 2022 में कहां पर हुआ था? तो याद रखेंगे, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रोन मेला कहां पर लगा था 2022 में, तो फ्रेंड्स याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ड्रोन एक्सपो पूछ ले, ड्रोन एक्सपो कहां पर हुआ है? तो ड्रोन एक्सपो याद रखेंगे चेन्नई में, जबकि डिफेंस एक्सपो आपको याद रखना है गांधीनगर गुजरात। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, जिसे हम इंद्रजाल कहते हैं, किसके द्वारा यह विकसित किया गया है? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने इसे विकसित किया है। भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला प्लांट ये कहां पर लगाया जाएगा? तो ये मलेशिया में लगाया जाएगा। याद रखेंगे आप सभी, विदेश में यानी कि भारत के बाहर पहला जो प्लांट होगा वो मलेशिया में होगा। अगला सवाल है कि अमन्यूर जो उत्सव है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो उत्सव है इस समय सुर्खियों में है और इसे मनाता है कोटा जनजाति। फ्रेंड्स, ये जो कोटा जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में आप देखेंगे यहाँ है तमिलनाडु, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा केरल। यहाँ पर आप देखेंगे ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, और यहीं पर आपको टोडा जनजाति देखने को मिलेगी। साथ ही में याद रखेंगे कोटा जनजाति, कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और इसी जनजाति द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। जान लेते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। तो देखिए, कोटा जनजाति भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस जनजाति को कोप और कोतर भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि किस जनजाति को कोप और कोतर के नाम से जानते हैं? कोटा जनजाति को। इस फेस्टिवल के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी एकत्र करती है, और बर्तन बनाने की रस्म 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख जनजाति फेस्टिवल जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला याद रखेंगे मेदाराम जात्रा फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, अगर इस फेस्टिवल की बात की जाए तो यह तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय जिसे हम कहते हैं कोआ जनजाति। अब पूछा जा सकता है कि कोआ जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है? तेलंगाना। तो कोआ जनजाति 4 दिनों तक मनाए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े फेस्टिवल का आयोजन करती है, जिसे हम मेदाराम जात्रा फेस्टिवल कहते हैं। भगोरिया फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में भील और भिलाला जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। बीपकूट उत्सव यह त्योहार मिजोरम की कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि कुकी जनजाति कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये मिजोरम में देखने को मिलेगी। सरहुल जो पर्व है ये झारखंड में मनाया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी समाजों द्वारा मनाया जाने वाला यह सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। अब जान लेते हैं किसके बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे तमिलनाडु के बारे में। तो यहाँ पर मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, यह है तमिलनाडु।
अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये जो घोषणा है ना, फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किसने की है? तो याद रखेंगे, फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है और इसे देश की पेंशन प्रणाली को वित्तीय रूप से संतुलित करने के रूप में एक सुधार बताया गया है। फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ वॉन और इन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये इस समय फ्रांस की पीएम हैं। कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है। देखिए, फ्रांस सरकार ने दलील दी है कि लोग पहले की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत होने के लिए अधिक काम करना पड़ता है, इसीलिए यह योजना की घोषणा की गई है। मैप में आप देखेंगे फ्रांस की लोकेशन, तो ये है फ्रांस। और फ्रांस कहाँ पर आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। याद रखेंगे 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहां पर होंगे? तो फ्रांस में होंगे, ये आपको याद रखना है। साथ ही में याद रखेंगे, एक न्यूज सुर्खियों में थी जिसे आप पिक में देख रहे हैं, यह है राफेल। भारत ने 36वां राफेल किस देश से प्राप्त कर लिया है? तो ये फ्रांस है। यानी कि जो राफेल है ये भारत ने किस देश से खरीदा है? तो राफेल खरीदा है भारत ने फ्रांस से। अगला सवाल है कि इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो थीम है ना, वो मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट है। याद रखेंगे, ये 7वां संस्करण है जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। इंदौर से आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय जो दिवस है, इसकी मेजबानी 2023 में किसने की है? इंदौर ने। साथ ही में याद रखेंगे, देश का पहला वाटर प्लस शहर, वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो इंदौर है। स्वच्छता में देश का पहला शहर कौन सा है? तो वो भी इंदौर है। तो इंदौर के बारे में ये इंफॉर्मेशन आप सभी को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी थीम आप सभी याद रखेंगे। ये है मैप में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल से आप याद रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे इनकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा की जाएगी। यहीं पर आपको साइड से देखने को मिलेगा, ये है इंदौर, जहां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। साथ ही में मध्य प्रदेश में याद रखेंगे कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में चीते कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं और यहाँ के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल है कि सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान किस देश का है? तो फ्रेंड्स, इसे रसिया लॉन्च करने वाला है। रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉसमोस। याद रखेंगे, रोसकॉसमोस जो है ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो याद रखना है आप सभी को, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा यह अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाएगा। कब? 20 फरवरी को। बात की जाए इस अंतरिक्ष यान की, तो 20 फरवरी को चालक दल रहित यान सोयूज MS-23 को अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना किया जाएगा ताकि तीनों अंतरिक्ष यात्री इसकी मदद से पृथ्वी पर वापस आ सकें, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन में रह रहे हैं। मैप में डिस्कस करेंगे रूस के बारे में, तो ये है रसिया। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा को फ्रेंड्स कहते हैं रूबल। विश्व की जो सबसे गहरी झील है जिसे हम कहते हैं लेक ऑफ बिग, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये रसिया में ही देखने को मिलेगी, जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में याद रखेंगे कि जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे किसने विकसित किया है? इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये रसिया के द्वारा ही किया गया है। बोस्तोक जो एक युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत ने भाग लिया था, 2022 का जो आयोजन है ये भी रूस में ही किया गया था। अगला सवाल है कि किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड
का प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ना, उत्तर मध्य रेलवे को मिलेगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड्स आप देखेंगे इस पिक के माध्यम से, प्रयागराज। भारत में इस समय यानी कि देश में इस समय कितने रेलवे जोन हैं? 18 हैं। कुल कितने हैं? 18। 18वां यानी कि नवीनतम रेलवे जो बनाया गया है इसे कहते हैं विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, ये नवीनतम रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में। 4 रेलवे जोन आप सभी को याद रखने हैं। उत्तर जो रेलवे जोन है इसका मुख्यालय आता है दिल्ली में। दक्षिण याद रखेंगे, दक्षिण रेलवे को जोन का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में आता है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय याद रखेंगे कोलकाता में आता है। और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय याद रखना है मुंबई में आता है। कहाँ पर है? मुंबई। तो ये मुख्यालय 4 आपको याद रखने हैं और साथ ही में जो नवीनतम है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो अगरतला, किसकी राजधानी? त्रिपुरा। यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, वर्तमान में कौन है? माणिक साहा के साथ मिलकर अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि में मदद करेगा। इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया है। यह इंस्टीट्यूट एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो ये जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। मैप में देखेंगे त्रिपुरा की लोकेशन। भारत का ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो फ्रेंड्स वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। याद रखेंगे आप सभी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है ना, इनका नाम है माइकल पात्रा। अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। यानी कि 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए इनका और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, जो कि वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। जान लेते हैं आरबीआई के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम था सर ओशबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो याद रखेंगे सीडी देशमुख है। और वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। कमेंट्स करके बताएंगे कि मौद्रिक नीति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अगला सवाल है कि एशियाई जल पक्षी गणना 2023 के अनुसार भारतीय स्कीमर के लिए एक प्रमुख एवं सुरक्षित निवास स्थान बन गया है। ये जो गणना जारी की गई है इसी के द्वारा बताया गया है कि स्कीमर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। सबसे पहले आप सभी पिक में देखेंगे स्कीमर को। ये है भारतीय स्पीकर, जो एक पक्षी है। इसके लिए जो सबसे सुरक्षित स्थान बताया गया है ना, वो आंध्र प्रदेश का गोदावरी तट बताया गया है। गोदावरी तट याद रखेंगे आप सभी। आंध्र प्रदेश का गोदावरी जो तट है ये इस पक्षी के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बताया गया है। वहीं बात की जाए गोदावरी की, तो गोदावरी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे नासिक से निकलती है। और कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल गिराती है। और साथ ही में याद रखेंगे डेल्टा का निर्माण करती है। डिस्कस करेंगे इस पक्षी के बारे में। तो देखिए, भारतीय स्कीमर का एक अन्य सामान्य नाम इंडियन सीजर्स विल भी है, यानी कि इसे हम इंडियन सीजर्स विल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय स्कीमर भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहाने पर पाए जाते हैं। यह सर्दियों में विशाल क्षेत्र में फैले
फैल जाते हैं। इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। यानी कि ये जो पक्षी है ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो मध्य भारत में चंबल नदी के आसपास देखने को मिल जाएगा, कुछ हद तक उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में भी यह पक्षी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। जान लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए 12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा ब्लास्ट क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी यानी कि आज वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स इसका नाम आपको याद रखना है, इस क्रूज का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए इस क्रूज की तो आने वाले 51 दिनों में यह लग्जरी क्रूज ना केवल भारत के लिए क्रूज पर्यटन की भारत की क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा, बल्कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव को भी प्रदर्शित करेगा। गंगा विलास क्रूज की अगर बात करें तो 51 दिनों की यात्रा में यह उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा। यानी कि ये जो 2 क्रूज है ये 2 देशों की यात्रा करेगा, भारत और बांग्लादेश। ये चलेगा कहाँ से? तो याद रखेंगे ये चलेगा आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। और कहाँ तक जाएगा? तो असम। ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश होते हुए जाएगा फ्रेंड्स, है ना। बांग्लादेश होते हुए यह क्रूज जाएगा, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये कहाँ चलने वाला है? तो ये गंगा नदी पर चलने वाला है। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हिमालयी क्षेत्र में अभियान के लिए मानव रहित यान किसने विकसित किया है? तो इसे जो विकसित किया गया है वो DRDO ने विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 120 फीट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि शीर्ष पर रहा है जापान। फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो इस गाने को MM कीरावनी ने लिखा है। कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करती है? तो इसे प्रकाशित करती है FAO। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है? इंडियन बैंक को। दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो इसे जीता है हैरी ब्रूक ने। नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है AC चार्निया, जो कि भारतीय मूल के हैं। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया? तो ये होगा फ्रेंड्स कहाँ पर? याद रखेंगे, कर्नाटक में। हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? असम। पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च कहां से किया गया है? उड़ीसा तट से। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानसभा मंडल। बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा में हुई है? फ्रेंच भाषा में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है भूकंप केंद्र। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। सुएज नहर किन 2 महाद्वीपों को विभाजित करती है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था उपेंद्र राज। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लखपति दीदी योजना की शुरुआत किसने की है? तो सही आंसर था ऑप्शन ए उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथालय ये कहां पर बन रहा है? तो सही आंसर था ऑप्शन ए गुजरात। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये इटली में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी बनाती है, जबकि महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये किसने की है? देश में पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसी विशेष तितली को राज्य तितली घोषित किया? सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं क्लास के लास्ट। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।